हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी मॉर्निंग में अपने एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? हम लोग आज फिर से पंचामृत के 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 5 अलग अलग सेक्शन से साइंस के, जो कि आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये छोटे छोटे चंक्स में रिवीजन करना बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन स्टिल आप अगर रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो आप सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे जुड़ के मेरे साथ मेरी क्लास को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है। कहता है कि साउंड जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्न में से कौन से माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? स्टील में यानी कि इस्पात में, हवा में, जल में या निर्वात में? अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे तो आप क्या कह देंगे कि मैम ये जो हमारी साउंड होती है या ध्वनि होती है ये एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग की खास बात यह है कि यह कणों के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, उनके कारण ही ये चल पाती है। यानी कि एक कण दूसरे वाले को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और उससे अगला कण उससे अगले कण को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे एक कण अगले को, उससे अगला कण उससे अगले को ऐसे एनर्जी ट्रांसफर करती है और तभी यहाँ पे जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टील की, एयर की, वाटर की, इन सभी के अंदर कण हमें मौजूद मिलते हैं। स्टील जो कि एक ठोस होता है, इसमें कण काफी नजदीक है, इसलिए यहाँ पे वेग जो होगा सबसे ज्यादा होगा, स्पीड बहुत तेज होगी। एयर जिसके पार्टिकल्स जो हैं, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है थोड़े दूर है, ठीक है, यानी कि थोड़े क्या काफी दूर कह सकते हैं आप, तो काफी दूर दूर इसके मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम होगी। अगर मैं वाटर की बात करूं, यहाँ पे स्पीड आपकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होगी एयर से, लेकिन सॉलिड से कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड से दूर हैं लेकिन एयर से पास है। तो ये तीनों के अंदर आपकी साउंड वेव ट्रैवल करेगी। वैक्यूम के अंदर या निर्वात के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं मिलते, कोई कण नहीं मिलते, और अगर कण नहीं है तो यहाँ पे गति भी हमें नहीं मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा वैक्यूम यानी कि निर्वात। अगर आपसे स्पीड पूछ ली जाती तो वेलोसिटी इन स्टील सबसे अधिक होगी, फिर होगी वेलोसिटी इन वाटर और फिर होगी वेलोसिटी इन एयर। और अगर मैं वेलोसिटी इन वैक्यूम की बात करती हूँ तो वैक्यूम में आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा एक बोन है जो बच्चों में नहीं पाया जाता? जानुका, गाल, श्रोणी या फिर कॉलर? देखिए, जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों के बर्थ पर 300 के आसपास हड्डियां मिलती हैं, ठीक है, यानी कि 300 बोन्स बच्चों के अंदर मिलती है। ये जो बोन्स होती हैं धीरे धीरे फ्यूज होती जाती है, एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है और जुड़ के फिर एक बड़ी हड्डी का निर्माण करती है। जैसे हमारा जो कशेरुक दंड है, बचपन में हमारे पास 33 कशेरुक होते हैं, 33 वर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं वो 33 की बजाय 26 रह जाते हैं, ठीक है, फ्यूजन हो जाता है वहां। इसी प्रकार से जो हमारी श्रोणी होती है, जब हम बचपन में होते हैं तो 3-3 श्रोणी मेखला की हड्डियां होती हैं, लेकिन बड़े होने पे वो एक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हड्डियां तो ज्यादा होती है, लेकिन एक ऐसी हड्डी है जिसका नाम है पटेला, जो बचपन में नहीं होती। बचपन में यहाँ पे एक उपस्थि होती है, एक कार्टिलेज होती है, और यही कार्टिलेज क्या होगी? यही कार्टिलेज आगे चल के आपकी मॉडिफाई होगी और वहां पे आपकी बोन डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो बचपन में ये कार्टिलेज नहीं पाई जाती, मतलब नी कैप नहीं पाई जाती, हड्डी नहीं पाई जाती, ये आगे चल के पूरी तरह से बनेगी। अभी है सिर्फ उपस्थि के रूप में मौजूद होती है सॉफ्ट बोन के। तभी आपने देखा होगा बच्चों को हमेशा जो है ना, जैसे जो भी पैदा हुआ बच्चा, आप उसको कभी नहीं कहते कि इसको चलाओ अभी से, वो धीरे धीरे आप बोलते हो कि हाँ अब ये घुटने के बल चलना शुरू करेगा या फिर अब इसको खड़ा करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये रीजन है नी कैप का ना होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम है? तो पिछला क्वेश्चन आपका बायो का था, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है इकोलॉजी का, ठीक है। तो देखिए इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, एक ऐसा तंत्र जहां पे आपको फूड चेन दिखाई दे प्रॉपर, ठीक है, यानी कि प्लांट होगा कोई, उसको कौन खाएगा? शाकाहारी जीव खाएगा पादप को, ठीक है, यानी कि आपको वहां पे खाद्य श्रृंखला दिखाई दे रही है। शाकाहारी जीव को एक मांसाहारी जीव खाएगा, एक मांसाहारी जीव को दूसरा मांसाहारी जीव खाएगा, तो इस प्रकार से आपकी फूड चेन बनती जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डैम, अगर डैम के अंदर वहां पे प्लांट्स उग गए हैं या मछलियां वहां पे हमें डैम के रिजर्वोयर में हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो हमने नेचुरल नहीं बनाया, हमने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया। गार्डन्स के अंदर सबसे अधिक आप देखते हो बहुत सारी घास हैं, वहां पे कीड़े आ जाते हैं, वहां पे टिड्डी आ जाते हैं, वहां पे
मेंढक आदि आ जाते हैं, मतलब हर प्रकार के धीरे धीरे जीव वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो नेचुरली तो नहीं आए ना, उसको मानव ने बनाया था। शुरुआत किसने करी? मानव ने करी। फिर धीरे धीरे वहां पे एक इकोसिस्टम बनता चला गया। ठीक है, एक्वेरियम मानव निर्मित होता है, लेकिन जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के कौन से फूल उगेंगे, मतलब कौन से वहां पे प्लांट्स उगेंगे, कौन से जानवर उन प्लांट्स को खाएंगे, ये सब ईश्वर ने जब बनाई थी सृष्टि तभी ये चीज निर्धारित किया गया था, यानी कि उसमें मानव का कोई रोल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान इसका सटीक आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेचुरल इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, जो प्रकृति ने बनाया है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि फूल का एक भाग कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? वेन कॉन्फ़िगरेशन, वेन, स्त्रीकेसर या फिर मध्य शिरा। तो देखिएगा, जब हम फूल के भागों की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे पिस्टिल दे रखा है या स्त्रीकेसर दे रखा है। तो स्त्रीकेसर क्या होता है? ये है स्टिग्मा, जहां पे पॉलन ग्रेन्स आके चिपकते हैं, जिसको आप वर्तिकाग्र कहते हो। ठीक है, ये है स्टाइल जहां से पॉलन ग्रेन्स नीचे अंडाशय की ओर जाते हैं, जिसको आप वर्तिका कहते हो, यानी कि स्टाइल कहते हो। और तीसरा आ जाता है यह अंडाशय, जहां पे आपको अंड मिलते हैं, ये हो गया ओवरी, यानी कि अंडाशय। ठीक है, और इन्हीं तीनों को मिला के आप कहते हो पिस्टिल, और यही प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा प्रजनन अंग हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन अपना आ जाता है। यह आपका थोड़ा सा मतलब अगर मैं बात करूं, ये टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट होते हैं जिनके नाम आप लोगों को याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, कि कौन से साइंटिस्ट किस चीज से रिलेटेड थे, साइंस में उन्होंने कौन सा अपना कार्य किया था। तो देखिए, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसको याद किया जाता है या किसको माना जाता है? देखिए, वर्गीस कुरियन जी जो हैं, इनकी अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया था? व्हाइट रेवोल्यूशन किया था, यानी कि दूध क्रांति, दूध की क्रांति। ठीक है, भारत के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वर्गीस कुरियन जी। आपने गुजरात के आणंद में अमूल के बारे में सुना होगा, वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का बहुत बड़ा वो है, उदाहरण है वो। सैम पित्रोदा की अगर हम बात करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन्होंने क्या किया था। ही इज ऑल्सो, मतलब इनको भी बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हीरालाल चौधरी जी। आपका बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा कि नीली क्रांति। नीली क्रांति मतलब जलीय जीवों के जो पालन है उससे संबंधित ये है। ठीक है, मछली का या मछली जैसे जो अदर प्राणी है जिनको इस्तेमाल किया जाता है मानव के द्वारा, उनका अगर उत्पादन करना है तो वह हीरालाल चौधरी जी द्वारा स्टार्ट कराया गया था। ठीक है, और MS स्वामीनाथन जी ये हरित क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे अनाज आदि को यहाँ पे प्रमोट किया गया था। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और आप मेरी डेली रेगुलर क्लास से जुड़ सकते हैं सुबह 11 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों से मैं मिलूंगी अगली पंचामृत सेशन में, या कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।